नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th जियोग्राफी चैप्टर 10 के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट के अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, मानव बस्ती किसे कहते हैं। वह भूमि का भाग जिसका प्रयोग मनुष्य अपने निवास के लिए करता है वह बस्ती या अधिवास कहलाता है, यानी ह्यूमन सेटलमेंट कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह वह स्थान होता है जो स्थायी रूप से बसा हुआ क्षेत्र होता है। बस्ती एक 2-4 परिवारों की ढाणी से लेकर वो कोई कस्बा, नगर, गांव, महानगर या सन्नगर हो सकती है। मुख्य रूप से बस्तियां 2 टाइप्स की होती हैं, एक ग्रामीण बस्तियां यानी रूरल सेटलमेंट और दूसरी नगरीय बस्तियां यानी अर्बन सेटलमेंट होती हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये ग्रामीण बस्ती है और ये शहरी बस्ती है। बस्ती की विशेषताएं, मानव बस्ती में सामान्य रूप से सामाजिक संबंध मिलते हैं। लोग आपस में एक दूसरों से वस्तुओं का आदान प्रदान और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बस्ती जो है वो आखेटक और चरवाहों के अस्थायी डेरों से लेकर वृत्त यानी ग्रेटर मुंबई जैसे महानगर हो सकते हैं। ये 2-4 परिवारों की ढाणी हो सकती है, गांव, कस्बा, नगर, महानगर या सन्नगर हो सकते हैं। बस्तियों में कुटिया, छप्पर, झोपड़ी, तंबू, ईंट गारे के मकान, सीमेंट या कंक्रीट के मकान, वैरायटी ऑफ जो हाउसेज हैं वो हो सकते हैं। अलग अलग लोकेशन और अलग अलग बस्ती के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें रास्ते या कच्चे मार्ग हो सकते हैं, पक्के मार्ग हो सकते हैं, वो संकरे भी हो सकते हैं, चौड़े हो सकते हैं, मार्ग दर्शय या अदर्शय भी हो सकते हैं। मानव बस्तियों के 5 मुख्य तत्व सामान्य रूप से हर बस्ती में मिलते हैं। उनमें नंबर 1 है प्रकृति द्वारा प्राप्त स्थान, यानी कोई भी बस्ती है जहां वो बस्ती बसी है, एक निर्धारित स्थान होता है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रोवाइड किया है। मानव जो बस्ती का रचनाकार है, यह उसका दूसरा तत्व, यानी हर बस्ती में मानव होते हैं। मानव मिलकर समाज की रचना करता है और वो अधिवासों के रूप में संगठित होकर वहाँ पर रहता है। भौतिक पर्यावरण में रहकर मनुष्य अनेक प्रकार के वहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियाँ करता है। इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ संचलनात्मक तत्व होते हैं, जैसे गलियाँ होंगी, रास्ते होंगे या सड़कें होती हैं। नेक्स्ट आता है कि मानव बस्ती का उद्भव और विकास। मानव बस्तियों का सिलसिला हजारों लाखों साल पुराना है। धीरे धीरे मनुष्य पहले भोजन और आश्रय की तलाश में प्रारंभिक जीवन में भटकता रहता था और वो गुफाओं में रहने लगा समय के साथ, और पूर्व पाषाण युग में वह गुफाओं से निकलकर पेड़ पौधों की शाखाओं पर उसने अस्थायी आश्रय बनाया। धीरे धीरे मनुष्य ने आग की खोज की चकमक पत्थर के माध्यम से, और वह नदी घाटियों में खेती करने लगा और पशु पालन करना मनुष्य ने सीखा। और जब खेती मनुष्य ने प्रारंभ की तो उसके जीवन में स्थायित्व आना प्रारंभ हुआ और वह नदी घाटियों में केंद्रीकृत होता चला गया, जिससे विश्व की प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा सभ्यता, नील नदी घाटी में अफ्रीका में, मिस्र देश में उसकी नील नदी की सभ्यता, जहां आज वर्तमान में ईरान, इराक है, वहां पर दजला फरात की सभ्यता विकसित हुई, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। जहां वर्तमान में चीन है, यहाँ कभी हवांगो नदी की सभ्यता विकसित हुई, जो नदी वहां पर आज भी बह रही है। जितनी भी नदियां में सभ्यताएं विकसित हुई, वो सारी नदियां आज भी निरंतर बह रही हैं। तो पानी का मानव जीवन के स्थायित्व में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला गांव स्विट्जरलैंड के आसपास
ईसा से 6000 से 10,000 वर्ष पूर्व बसा। यदि भारत की बात करें तो भारत में इस समय लगभग 6,40,000 से ज़्यादा गांव हैं और भारत में सबसे ज़्यादा गांव उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। और यदि गांव की बात करें भारत में तो सबसे बड़ा आकार भारत में केरल में मिलता है गांव का, और सबसे छोटा आकार अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। बस्तियों के प्रकार। बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, आकार और उनमें की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। एक ग्रामीण बस्ती, दूसरी नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या कम होती है, आकार छोटा होता है और यहाँ पर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर ज़्यादातर लोग गैर कृषि कार्यों यानी द्वितीयक या तृतीयक एक्टिविटीज में संलग्न होते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर हम बस्तियों को अलग अलग ढंग से बांट सकते हैं, जैसे जनसंख्या के आधार पर। जैसे भारत यानी जो बस्ती होती है उसको गांव कहेंगे या शहर कहेंगे, हर देश का अपना अपना मापदंड है। जैसे कनाडा में 1000 से कम जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण कहते हैं, जबकि भारत में 5000 से कम जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण कहते हैं। जबकि यूएसए के अंदर 2500 व्यक्ति की जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण कहेंगे, जबकि जापान में कम से कम 30,000 व्यक्ति तक की जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण एरिया कहते हैं। इसके विपरीत स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, वहाँ पर यदि किसी बस्ती में 250 व्यक्ति रहते हैं तो उसको वहाँ पर नगर कहते हैं। इसी प्रकार पुर्तगाल में 2000, यूएसए और थाईलैंड में 2500 से ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पर वो नगर कहलाती है। आर्थिक आधार पर देखा जाए तो मोटे तौर पर जो ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, जबकि जो नगरीय बस्तियाँ होती हैं इसमें द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप यानी सेवा के क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग कार्य करते हैं। प्रशासनिक आधार पर देखें तो भारत और ब्राज़ील जैसे देशों में बस्तियों को प्रशासनिक आधारों पर भी वर्गीकृत किया जाता है। इसमें जनसंख्या का आकार चाहे कम या ज़्यादा हो सकता है, यानी भारत में किसी भी बस्ती को नगर कहते समय 5000 जनसंख्या के साथ वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी देखते हैं और कम से कम ये देखा जाता है कि वहाँ की 75% से ज़्यादा जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो। नेक्स्ट आता है जो ग्रामीण बस्तियां हैं, इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक होती है सहत बस्तियां, दूसरी होती है परकीरण बस्तियां। दोनों में क्या डिफरेंस है? सहत बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे होते हैं, परकीरण बस्तियों में मकान एक दूसरे से दूर होते हैं। सहत बस्तियों में रहने का स्थान कम होता है, यहाँ पर गलियाँ तंग होती हैं, पानी निकासी की प्रॉब्लम होती है। जबकि जो परकीरण बस्तियाँ होती हैं इसमें रहने का स्थान ज़्यादा होता है, वो खुली होती हैं, वहाँ पर गलियाँ और पानी निकासी की कोई समस्या नहीं होती क्योंकि मकान एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ग्रामीण बस्तियों में हालांकि सामाजिकता और सुरक्षा की भावना मिलती है, जबकि परकीरण बस्तियों में सामाजिकता और सुरक्षा की भावना कम मिलती है क्योंकि मकान एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ग्रामीण बस्तियों में मुख्य व्यवसाय खेती करना होता है, हालांकि यहाँ पर खेत छोटे होते हैं। इनके केंद्र में कोई न कोई कुआं, तालाब या धार्मिक स्थल, बावड़ी, चौराहा आदि हो सकता है। इसके विपरीत जो परकीरण बस्तियाँ होती हैं इसमें मुख्य कार्य पशुचारण, लकड़ी काटना होता है। इनके खेत बड़े बड़े होते हैं। इनके केंद्र में कोई भी कुआं, तालाब, धार्मिक स्थल या चौराहा नहीं होता क्योंकि इनमें कोई विशेष केंद्रीय स्थान नहीं होता है। जो सहत बस्तियां होती हैं इनमें मृदा की उत्पादकता, वर्षा की मात्रा, पेयजल की सुविधा, विकसित कृषि, ये सब इनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जबकि जो परकीरण बस्तियां होती हैं इनको प्रभावित करने वाले कारकों में बाढ़, मिट्टी की ऊसरता, सुरक्षा की भावना, शांति, खेतों का आकार, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये प्रमुख कारक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। फिर जो सहत बस्तियां यानी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती हैं ये ज़्यादातर सघन जनसंख्या वाले देशों के मैदानी भागों में मिलती है, जैसे उत्तर भारत में गंगा सतलुज के मैदान में, क्वांटो मैदान जापान में, म्यांमार में इरावदी नदी के मैदान में। इसके विपरीत जो परकीरण बस्तियां होती हैं इसमें जनसंख्या विरल होती है और ये बस्तियां ज़्यादातर पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में मिलती हैं, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, रॉकीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन, इन सब क्षेत्रों में ऐसी बस्तियां मिलती हैं। भारत के दक्षिण में पश्चिमी घाट में शुष्क मरुस्थल जैसे राजस्थान के डेजर्ट के एरिया में भी इसी प्रकार की बस्तियां मिलती हैं। जो सहत बस्तियां होती हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं पर इन बस्तियों को सकेंद्रित बस्ती कहते हैं, जिसको ब्रुन्स ने ऐसा नाम दिया है इनको।
फ्रिंच और ट्रीवाल्था ने इन बस्तियों को नाभिकीय या नेष्टित बस्ती कहा है। इसके अलावा इनको एकत्रित बस्तियां या सघन बस्तियां भी कहते हैं। जबकि प्रकीर्ण बस्तियों को खंडित बस्ती, बिखरी हुई बस्ती, एकांकी बस्ती, छित्री बस्ती या डिस्पर्स सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोनों बस्तियों में काफ़ी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कि जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं इनको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं। नंबर 1 कारक होता है जल की उपलब्धता और उसका स्रोत। सेकंड कारक होता है धरातल, यानी वहाँ पर भूमि समतल है या उबड़ खाबड़ है। फिर है भूमि का ढलान, कि ढलवां भूमि है या मैदानी भूमि है। ढलवां होगी तो प्रकीर्ण बस्ती होगी, समतल होगी तो वहाँ पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होगी। फिर आता है जलवायु, कि वहाँ पर जलवायु सम रहती है या विषम रहती है। गृह निर्माण की सामग्री और इसकी उपलब्धता के आधार पर मकान अलग अलग ढंग के लोग बनाते हैं अलग अलग ग्रामीण बस्तियों में। जैसे उदाहरण के लिए चीन के लोयस प्रदेश में कंदराओं में मकान बनाते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। फिर अफ्रीका के अंदर जो सवाना क्षेत्र है वहाँ पर लोग कच्ची मिट्टी के मकान बनाते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में जहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहता है तो वहाँ के लोग पत्थर से मकान बनाते हैं, ये आप चित्र देख सकते हैं। आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, इसलिए वहाँ के लोग मचानों यानी पेड़ के ऊपर मचान बनाकर झोपड़ी नुमा घर बनाते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे रूस के साइबेरियाई क्षेत्र, तो उसके अंदर जो एस्किमो लोग हैं वो हिमखंडों से इग्लू नामक मकान बनाते हैं। आप ये चित्र देख सकते हैं, ये इग्लू हैं। और बाकी सामान्य रूप से जो है बस्तियाँ इस प्रकार की सघन बस्तियाँ मिलती हैं। बस्तियों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध जैसे कारक भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आता है नियोजित ग्रामीण बस्ती, प्लान रूरल सेटलमेंट। नियोजित ग्रामीण बस्ती वो ग्रामीण बस्ती होती है जिसको पहले कागज पर उसका मैप बनाया जाता है, मैप के आधार पर फिर जमीन पर उसको लागू किया जाता है। यानी उसमें गलियां, चौक, चौराहे वो सब पहले कागज पर तैयार किए जाते हैं, फिर जमीन पर उस बस्ती को उसी हिसाब से बसाया जाता है। जैसे पिछले कुछ वर्षों पहले देश के प्रत्येक गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती के नाम से इसी प्रकार की बस्तियों का विकास किया गया है। ये इस प्रकार की नियोजित बस्तियां होती हैं। और इसी प्रकार की नियोजित बस्ती राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, कैनाल है, उसके किनारों पर भी इसी प्रकार की बस्तियों का विकास किया गया है। नेक्स्ट आता है ग्रामीण बस्तियों के पैटर्न, प्रतिरूप। सामान्य रूप से बस्ती को देखने पर उसका ओवरव्यू कैसा नजर आता है, उसका पैटर्न किस प्रकार का है, उसके आधार पर हम बस्तियों को अनेक ढंग से बांट सकते हैं। जिसमें सबसे पहली है रेखिक बस्ती, जिसे रिबन प्रतिरूप या लंबाकार प्रतिरूप या लाइनर सेटलमेंट कहते हैं। यानी वह बस्ती जो किसी सड़क, नदी, नहर, रेलवे लाइन के दोनों किनारों के साथ साथ बसी हो, उसे रेखिक बस्ती कहते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार की बस्तियां तटीय भागों में उड़ीसा, दून घाटी, उत्तराखंड में, तमिलनाडु और गुजरात में सामान्यतः मिलती हैं। नैन आता है चौक पट्टी प्रतिरूप या क्रॉस प्रतिरूप, जहां पर एक मुख्य सड़क को दूसरी मुख्य सड़क क्रॉस करती है या एक रेलवे लाइन को दूसरी रेलवे लाइन क्रॉस करती है, तो वहां पर इस प्रकार की बस्तियों का विकास होता है। देन आता है टी प्रतिरूप, जहां पर किसी मुख्य सड़क पर कोई अन्य छोटी सड़क आकर मिलती है तो वहां पर जो टी पॉइंट बनता है, तो उसके इर्द गिर्द जब अधिवास या मकान बन जाते हैं तो उस प्रकार की बस्ती को टी पैटर्न प्रतिरूप कहा जाता है। नेक्स्ट आता है वाई प्रतिरूप, ऐसा स्थान जहां पर रोड आगे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो वो वाई शेप्ड पैटर्न होता है, जैसा आप इन चित्रों में देख सकते हैं। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आगे जाकर रोड जो है वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है, तो उनके आस पास में मकान बन जाते हैं। तो इस प्रकार की बस्ती को वाई पैटर्न कहते हैं। देन आता है आयताकार प्रतिरूप, ऐसा प्रतिरूप जिसमें जो है चौरस होते हैं, जो सड़कें और गलियां हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो ये नियोजित बस्ती होती है एक प्रकार की। तो इस प्रकार की जो ग्रामीण बस्ती होती है वो नियोजित ग्रामीण बस्तियों में ऐसा पैटर्न सामान्यतः मिलता है। देन आता है वृत्ताकार प्रतिरूप, ऐसा प्रतिरूप जो ज़्यादातर उन गांवों में मिलता है जो मैदानी क्षेत्र में होते हैं। इनके केंद्र में कोई ना कोई कुआं, तालाब, बावड़ी भी एक प्रकार का
कुआही होती है, जो राजस्थान में इस प्रकार का शब्द यूज किया जाता है। धार्मिक स्थल हो, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ इस प्रकार का हो सकता है। चौराया हो सकता है कोई, जिसके चारों ओर धीरे धीरे बस्ती बसना प्रारंभ होती है और वो धीरे धीरे एक बड़े गांव का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार की बस्ती को सर्कुलर पैटर्न कहा जाता है। नेक्स्ट आता है तारक प्रतिरूप। ऐसा ज़्यादातर उन स्थानों पर मिलता है जहाँ पर अनेक रोड अनेक दिशाओं से आकर एक केंद्र बिंदु पर मिलते हैं। तो इस प्रकार के पैटर्न को स्टार पैटर्न कहा जाता है। तारक प्रतिरूप इसको कहते हैं। देन आता है अनाकार प्रतिरूप। ऐसा प्रतिरूप जिसमें कोई विशेष पैटर्न ना नजर आए, जिसका यानी अन आकार, जिसका कोई भी आकार निश्चित ना हो, ऐसे पैटर्न को अनाकार प्रतिरूप कहते हैं। ये बस्तियों का पैटर्न ज़्यादातर उन बस्तियों में मिलता जो डिस्पर्ट सेटलमेंट होती, पर कीरत बस्तियां होती हैं, जो ज़्यादातर पहाड़ी पठारी रेगिस्तानी क्षेत्रों में होती हैं। देन आता है जो ग्रामीण बस्तियां, इनकी समस्याएं क्या हैं। तो ग्रामीण बस्तियों में जल की अपर्याप्त आपूर्ति या उसकी कमी बने रहना, ये एक समस्या होती है। ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छता का अभाव मिलता है। जगह जगह पर कूड़े कचरे के ढेर मिलते हैं, गोबर के ढेर मिलते हैं, कच्चे मकानों में वेंटिलेशन की असुविधा और परिवहन साधनों व सड़कों की कमी, संचार के साधनों की कमी और मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, ईंधन यानी पेट्रोल पंप और विपणन केंद्र यानी बिक्री केंद्रों की कमी। ऐसा भी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं नहीं होती तो हैं, लेकिन हर गांव में नहीं होती, और गांव में जो होती हैं तो उसमें जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कम मिलती है। जैसे नेटवर्क की ही बात करें तो बहुत सारे गांव में अभी भी मोबाइल टावर्स की या नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, या इंटरनेट है तो स्पीड नहीं आती। तो इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स गांव में सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं। देन आता है ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में आपस में क्या संबंध है। ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां वास्तव में एक दूसरे की पूरक होती हैं। गांव के अंदर खेतों में खरीफ और रबी की फसलों में अलग अलग फसलें उत्पन्न की जाती हैं। ग्रामीण एरिया में ज़्यादातर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, पशु पालते हैं। तो गांव से जो दुग्ध उत्पाद हैं या गांव के खेतों से उत्पन्न जो फसलें हैं वो शहरों में लगे हुए उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती है। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए फल और सब्जियों तथा दूध का मूल स्रोत ग्रामीण एरिया ही रहते हैं। तो इस प्रकार से जो शहर हैं वो कहीं ना कहीं गांव के ऊपर निर्भर है। इसके विपरीत जो गांव हैं वो भी अपनी जो सुविधाएं हैं उनके लिए शहरों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि पास का जो बड़ा बाजार होता है, बड़ा विपणन केंद्र होता है, या जो अन्य मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा के केंद्र हैं, स्वास्थ्य के केंद्र हैं, ये सारे पास के किसी बड़े शहर में होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां आपस में वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी को रिलेट करती हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देन आता है कि ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में अंतर क्या हो सकता है। तो ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटा होता है, नगरीय बस्तियों का आकार बड़ा होता है। गांव में ज़्यादातर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, नगरों में ज़्यादातर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप करते हैं। गांव के लोगों का जीवन सादा जीवन मिलता है, शहरों के अंदर जीवन जो है वो जटिल मिलता है। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या कम होती है, नगरीय बस्तियों में जनसंख्या अधिक होती है। गांव में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम मिलता है भारत में। नगरीय बस्तियों में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा होता है। और ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध आपस में घनिष्ठ होते हैं, वस्तुओं का, विचारों का आदान प्रदान लोग आपस में करते रहते हैं, जबकि शहरी जीवन में जो है आपसी संबंध औपचारिक मिलते हैं, ज़्यादा घनिष्ठ नहीं होते। नेक्स्ट आता है कि स्थान यानी साइट, स्थिति, सिचुएशन में क्या अंतर है। स्थान का संबंध उस भूभाग से है जहां मानव समूह बस्ती बनाकर रहता है, वो स्थान है, तथा अनेक प्रकार की आर्थिक और जीवन उपयोगी क्रियाकलाप वो वहां पर रहकर करता है। तो ये स्थान है, साइट है। अब बात आती है कि स्थिति, सिचुएशन। इसका संबंध उन भौगोलिक दशाओं और पर्यावरणीय दशाओं से है जो किसी बस्ती को प्रभावित करती हैं, यानी वहाँ की सिचुएशन कैसी है, मैदान है, पर्वत है, पठार है, और वहाँ की जलवायु कैसी रहती है, वहाँ पर अन्य जो भौतिक विशेषताएं वो किस प्रकार की हैं, तो ये वहाँ की सिचुएशन है।
देन आता है नम बिंदु बस्ती क्या होती है। नम बिंदु बस्ती वे बस्तियां होती है जो किसी जलीय क्षेत्र के इर्द गिर्द बसती हैं, जैसे वो किसी जल स्रोत के आसपास या जलाशय, नदी, झील, झरने या मरुद्यान के आसपास होती हैं, यानी डेजर्ट जैसे क्षेत्र में ओसिस के आसपास ऐसी बस्तियां बस जाती हैं। तो इस प्रकार की बस्तियों को नम बिंदु बस्ती कहते हैं। देन आता है मानव भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन करने का क्या औचित्य है। मानव भूगोल वास्तव में मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और मनुष्य मानव बस्तियों के रूप में, ह्यूमन सेटलमेंट के रूप में एक सामूहिक रूप में रहता है और उसका विकसित रूप जो है वो नगरीय बस्ती होता है। तो इनका अध्ययन करना वास्तव में मानव भूगोल की मूल क्रियाकलापों में से एक है। और आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए आवासों के संगठित रूप, बस्ती का अध्ययन करना मानव भूगोल के मुख्य अंगों में से एक है। साथ ही साथ मानव बस्तियों का अध्ययन से मनुष्य की आर्थिक, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक इन सब गतिविधियों का, उनके डेवलपमेंट के लेवल का पता चल जाता है। तो इसलिए मानव भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन करना उचित है। यह इसकी विषय वस्तु का एक अंग है। अब इस व्याख्यान से संबंधित कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो लोग हिमखंडों से मकान बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उनको कहते हैं इग्लू। ऐसे मकान होते हैं वो बर्फ से ही बनाए जाते हैं। देन आता है किसी सड़क, रेल मार्ग, सागरीय तट के किनारे ग्रामीण बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है। तो इनके पास मिलेगा लाइनर सेटलमेंट, रेखिक बस्ती प्रतिरूप या रिबन पैटर्न मिलता है। देन आता है वृत्ताकार प्रतिरूप में बसी ग्रामीण बस्तियां सामान्यतः किस प्रकार के ऊंचावच पर मिलती हैं। तो इस प्रकार की बस्तियां ज़्यादातर मैदानों में मिलेंगी, क्योंकि मैदान समतल होते हैं और उनके केंद्र में कोई ना कोई जलीय क्षेत्र या कोई धार्मिक क्षेत्र या चौक चौराया हो सकता है। अब इस व्याख्यान से संबंधित बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके साथ साझा करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां नदी या नहर के किनारे होती हैं। वृत्ताकार, चौकपट्टी प्रतिरूप, रेखिक या वर्गाकार। तो सही आंसर आएगा सी भाग, लाइनर बस्तियां, रेखिक बस्तियां। देन आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो ग्रामीण बस्तियों में ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, खेती करना, पशु पालना, लकड़ी काटना या मछली पकड़ना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के साधन सहायक हैं। वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक या डी ऑप्शन है सामाजिक। तो सही उत्तर क्या है सामाजिक। आपसी संबंध जो है इनमें मिलता है। अब इस व्याख्यान से संबंधित आपके लिए गृह कार्य है। आप इन क्वेश्चनों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। क्वेश्चन 1 है मानव बस्ती किसे कहते हैं। क्वेश्चन 2 नम बिंदु बस्ती क्या है। क्वेश्चन 3 ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 4 सहत बस्तियों और परकीरण बस्तियों में अंतर बताइए। तो ये थी ग्रामीण बस्तियां। हम नेक्स्ट पार्ट में नगरीय बस्तियों का अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।